और तेरी हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? बढ़िया, पढ़ाई चल रही है। चलो हम भी पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था धातु अधातु, जो चैप्टर चल रहा था हमारा धातु अधातु, जो चैप्टर चल रहा था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि धातुएं जो है वो दूसरे धातु के विलयन से कैसे अभिक्रिया करती है, वहाँ पर हो जाती है विस्थापन अभिक्रिया, वो हमने देख लिया था। धातु की अन्य धातु के लवण के साथ हमने अभिक्रिया देखी थी, वहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो रही थी। और उसके लिए हमने पढ़ी थी सक्रियता श्रेणी। जो ज़्यादा क्रियाशील होगा ना वही तो कम क्रियाशील को उसके विलयन में से या उस लवण में से हटा देगा और खुद जाके बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। उसके बाद सक्रियता श्रेणी भी हमने देख ली थी, परिभाषा देख ली थी, और सक्रियता श्रेणी हम पहले पढ़ के आ चुके हैं चैप्टर 1-2 के अंदर, जहाँ पढ़ी थी हमने। ठीक है, चलो। और हमने होमवर्क दिया था, तो होमवर्क के क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। मैं 2 क्वेश्चन कर देता हूँ, लास्ट के 4 और 5। ठीक है ना, बाकी कोई मेरे हिसाब से तो सिंपल ही था। चलो 4 और 5। तो अभी चौथा पढ़ता हूँ। देखो चौथा क्या था, अभिक्रियाशीलता धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। तो कौन सी भी धातु को, अभिक्रियाशील धातु को हम डालेंगे अगर तनु अम्ल में, तो वहाँ पर कौन सी गैस निकल रही थी? हाइड्रोजन गैस, है ना। धातु की अभिक्रिया हमने देखी थी तनु अम्ल के साथ, तो वहाँ पर बन रहा था लवण और साथ में क्या निकल रही थी बेटा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना। तो अब आगे और बोला है उसने, आगे क्या बोला है कि आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो ये नहीं लिख पाओगे क्या? आराम से लिख लेंगे। या Fe जो है वो हाइड्रोजन को हटा देगा और यहाँ बन जाएगा FeSO4, Fe का लवण बन जाएगा। Fe ज़्यादा क्रियाशील है हाइड्रोजन से, तो Fe हाइड्रोजन को हटा के खुद बैठ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। 5 देखो, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है। या जिंक को आयरन 2 सल्फेट लिखा हुआ है, वहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ है आयरन 2 सल्फेट। अरे इंग्लिश में दिया है। आयरन 2 सल्फेट होता है FeSO4। क्या होता है बेटा? FeSO4, सॉरी Fe2SO4। आयरन सल्फेट होता है Fe2SO4। आयरन 2 सल्फेट बोला ना, लेट मी चेक। आयरन 2 सल्फेट बोला है तो यहाँ पर FeSO4 होना चाहिए ना। एक बार मैं उसका आंसर चेक कर लूँगा, एक बार पीछे आंसर देखा होगा इसका 51 का। नहीं, कौन लग रहा है देखा होगा इसका। क्या करें, आयरन 2 सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक। चलो इसको एक बार देख लेंगे। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, आयरन 2 सल्फेट का मतलब है आयरन की संयोजकता 2 है और सल्फेट की कितनी होती है? सल्फेट की तो वैसे 2 होती है ना। आयरन की 2 दे रखी है और सल्फेट की तो वैसे 2 होती है, तो क्या बन जाएगा? ये 2 से 2 कट जाएगा और क्या बन जाएगा? FeSO4 बन जाएगा। ठीक है ना। तो जिंक प्लस FeSO4 क्या बन जाएगा? जिंक इसको हटा सकता है क्या? जिंक आयरन से ऊपर आता है क्या? ली के नाना काका मंगोलियाए मन जानकर फेंका। तो जानकर मतलब जिंक ऊपर आएगा और फेंका नीचे आएगा, मतलब आयरन नीचे आएगा। तो ये आयरन को हटा सकता है क्योंकि ये आयरन से ज़्यादा क्रियाशील है। ठीक है, आयरन से ये ज़्यादा क्रियाशील है, तो ये आयरन को हटा सकता है। ठीक है बात। Fe से ज़्यादा क्रियाशील है जिंक Fe को हटा देगा, खुद जाके बैठ जाएगा। ये अभिक्रिया हो जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया।
ठीक है, एक बार इसको देख लेंगे बेटा कि ये FeSO4 जो है ना, हाँ ये मेरे साथ सही होना चाहिए। अब एक बार देख लूँगा मैं इसको, ठीक है, होगा कोई गड़बड़ तो देख लेंगे। चलो ये हटा दूँगा अब इसको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। चलो, धातु की अधातु के साथ अभिक्रिया, धातु की अधातु के साथ अभिक्रिया थोड़ी सी देखो ध्यान से समझना इसको। देखो सिंपल सा, ऐसे तो मैंने लिया यहाँ पर एक सोडियम ले लिया और एक ले लिया मैंने क्लोरीन। सोडियम धातु है, क्लोरीन क्या है बेटा, अधातु है। सोडियम धातु है, क्लोरीन क्या है, अधातु है। अगर मैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूँ तो क्या लिखूँगा जल्दी बताओ। सोडियम का अगर मैं लिखना चाहूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो क्या लिखूँगा भैया। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो मैं लिखूँगा 2, 8 और 1 हो गया टोटल 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, तो ये हो जाएगा 2, 8, 1। क्लोरीन का होता है 17, तो 2, 8, 10 तो हो गए, बचे 7, ये हो गया 7 यानी कि 17 हो गए। ठीक है बात। तो सोडियम 2, 8, 1, क्लोरीन हो गया 2, 8, 7। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बात सबको? ठीक है भैया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो होता क्या है, जब धातु और धातु एक दूसरे से क्रिया करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, सोडियम के पास आखिरी कक्ष के अंदर एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तुम्हें, देखो ध्यान से, ये रहा देखो, ठीक है। तो सोडियम क्या चाहता है, सोडियम स्थायी होने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो सोडियम चाहता है कि मैं स्थायी हो जाऊं, और स्थायी हो जाऊं मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दूं। देखो एरो यहाँ लगाया ना मैंने, एरो यहाँ लगाया मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस सोडियम ने दे दिया। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या बना देगा, ये बना देगा हमारे पास धनायन बना देगा। ठीक है, ये बना देगा हमारे पास धनायन बना देगा। और अब किस में आ जाएगा, अब आ जाएगा 2,8 में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो इसने यहाँ पर निकाल दिया। नहीं आया समझ में? फिर से देखो, सोडियम का था 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आखिरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। चाहता है कि मेरा आखिरी कक्ष भरा हुआ हो तो ये एक इलेक्ट्रॉन उड़ा देगा तो ये यहाँ पर आ गया, और ये सोडियम अब काय में बदल गया, Na+ यानी कि धनायन में बदल गया, और जिसका विन्यास अब हो गया 2,8। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझना कि ये जो क्लोरीन है ये भी यही चाहता है जो सोडियम चाहता है। क्या चाहता है कि ये भी यही चाहता है, मतलब क्या चाहता है कि इसके भी आखिरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये आखिरी कक्ष को पूरा करना चाहता है। तो पूरा करना चाहता है तो 7 इलेक्ट्रॉन तो नहीं देगा भैया, 7 इलेक्ट्रॉन देगा तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्या हो जाएगी भैया, 7 इलेक्ट्रॉन एक एक करके इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, तो क्लोरीन तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। क्लोरीन जो है वो इसका हो जाएगा दिमाग ख़राब, 7 इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। 7 इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा तो भैया कुछ सोल्यूशन निकालो कि क्या करें इसका, क्या करें। आखिरी कक्ष जो है वो भरा हुआ होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करें, इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से दे दो, तो आखिरी कक्ष क्या हो जाएगा, भर जाएगा। अब तुम बोलोगे सर आखिरी कक्ष कैसे भर जाएगा, आखिरी कक्ष में तो सर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आखिरी कक्ष में मुझे मतलब यहाँ पर पहले कक्ष में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन फिर भी 8 इलेक्ट्रॉन से काम चल जाता है। काम चल जाता का मतलब क्या होता है सर जी? काम चल जाता का मतलब ये होता है कि ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास अगर आए आखिरी कक्ष में तो ये स्थायी हो जाता है। इसको लगता है कि भैया अब ठीक है, अब मेरा थोड़ा सा मैं स्थायी हो गया, अब मैं इतना ज़्यादा अस्थायी नहीं हूँ, स्थायी हो गया हूँ। ठीक है, तो इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, ले लिया। ठीक है, कहाँ से लिया वो बाद में बात करेंगे। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। ठीक है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है और काय में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा Cl- में बदल जाएगा, और Cl- में अगर बदल जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा,
2 8 7 था पहले, अब एक इलेक्ट्रॉन आ गया आखिरी कक्ष में तो 2 8 8 हो गया। ठीक है, चलो ये बात सबको क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब फाइनली क्या हुआ सर जी, फाइनली क्या हुआ देखो अब ध्यान से, यहाँ पर सोडियम था हमारे पास। ठीक है भैया, सोडियम था, अब सोडियम था, साथ में हमने क्या लिया, क्लोरीन लिया था, साथ में क्या लिया था हमने, क्लोरीन लिया था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके आसपास हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉन, इसके आसपास भी हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन। कि सर जी कौन से इलेक्ट्रॉन, भैया जो आखिरी कक्ष में है। यहाँ पर सोडियम के आखिरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सोडियम के आखिरी कक्ष में भैया एक इलेक्ट्रॉन है। भैया सोडियम के आखिरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है भैया, और बताओ मुझे क्लोरीन के आखिरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, या क्लोरीन के आखिरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखो सोडियम को मैंने बिंदु से बनाया ना, तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों को मैं क्रॉस से बनाता हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, पूरे आखिरी कक्ष के 7 इलेक्ट्रॉन बन गए क्या, हाँ जी बन गए। अब क्या करना है, अब क्या करना है कि ये सोडियम ने यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकाला वही इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दो ना, कोई दिक्कत है क्या। अरे ये सोडियम ने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो निकाला वही इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दो, तो क्लोरीन का भी काम हो जाएगा, सोडियम का भी काम हो जाएगा। कैसे काम हो जाएगा सोडियम क्लोरीन का दोनों का, क्या बोला मैंने कि सोडियम चाहता है एक इलेक्ट्रॉन देना, ठीक है भैया, क्लोरीन चाहता है एक इलेक्ट्रॉन लेना, तो क्या होगा, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन इसी को दे दो ना, ताकि ये भी खुश, ये भी खुश, ये भी स्थायी हो जाएगा, ये भी स्थायी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सोडियम के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था ना, वो हमने दे दिया किसको, क्लोरीन को। एक काम करते उसको ब्लू से बनाता हूँ ना, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया क्लोरीन को, तो क्लोरीन को दे दिया तो सर क्या हो गया बाद में, क्या हो गया इधर देखो, सोडियम, तो रहा सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन जो था ना वो कहाँ चला गया, क्लोरीन के पास चला गया। ठीक है, तो Na, ये Na जो है ना वो काय में आ गया, प्लस में आ गया। Na के पास Na से एक इलेक्ट्रॉन चला गया ना, तो Na प्लस में आ गया। ठीक है, Na प्लस में आ गया, और Cl पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो Cl काय में आ गया, माइनस में आ गया, Cl काय में आ गया, माइनस में आ गया। और Cl के पास पहले से कितने इलेक्ट्रॉन थे, आखिरी कक्ष में यहाँ सर 7 इलेक्ट्रॉन थे, और एक इलेक्ट्रॉन किसका आ गया था, एक इलेक्ट्रॉन आ गया था सोडियम का, यानी कि इसके पास हो गए थे पूरे 8 इलेक्ट्रॉन, और बाहर में चार्ज का है, आवेश का है इसके ऊपर माइनस। ठीक है, तो ये बात सबको क्लियर हुई, इस टाइप से धातु और धातु आपस में क्रिया करते हैं। ठीक है बात, चलो एक बार और देखो, नहीं आया होगा समझ में, एक बार और देखो। चलो एक बार काम करते हैं, दूसरे वाले में देख लेते हैं, मैग्नीशियम वाले में। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल तो मैंने ले लिया यहाँ पर सोडियम वाला, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको नोट कर लो, मैं रफ कर रहा हूँ उसको। कर दूँ रफ, कर दूँ, चलो मैग्नीशियम का समझ लो, सॉरी, चलो मैग्नीशियम साथ में क्लोरीन, अरे ये क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम और नीचे लिखना पड़ेगा हमें क्लोरीन। ठीक है, और यहाँ पर हमें लाइन खींच देते हैं। चलो मैग्नीशियम का क्या करना है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना, सोडियम मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, तो 12 नंबर पे आता है तो 2,8,2, 2 और 8 10 और 2 12। ठीक है, क्लोरीन का कितना, थोड़ा बड़ा लिखते हैं ना इसको यार, क्लोरीन का तो लिखा था हमने पहले 17 होता है, तो 2 और 8 10 बचे 7, तो 17 हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम क्या चाहता है इस बार, भैया मैग्नीशियम क्या चाहता है, मैग्नीशियम चाहता है कि मेरे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं सर जी,
ये बोल रहा है कि भैया मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं और मेरे को होना है स्थायी, मेरे को होना है स्थायी, तो मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहता हूँ। कोई लेने वाला है क्या? कि हाँ भाई लेने वाला तो है हमारे पास क्लोरीन बैठा हुआ है, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ने क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, और मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो Mg पर चार्ज आ गया, आवेश आ गया +2, Mg पर आवेश आ गया +2, और ये काइम बदल गया। आप देखो इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए ना, तो यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और Mg +2 में आ गया। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, 2,8 हो गया। ठीक है, चलो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब क्लोरीन क्या चाहता है, क्लोरीन चाहता है कि मेरे को कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मेरे को कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और मेरा काम वही बन जाए। तो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देते हैं अभी, तो फिर बाद में देखेंगे कहाँ से आया। ठीक है, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देते हैं और इसको लाते हैं Cl- में। ठीक है, और ये आ जाएगा फिर 2,8,8 में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया। अब कहाँ से दिया, अभी बात करते हैं, पूछो। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन को तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये तो गड़बड़ हो गई। क्योंकि मैग्नीशियम ने कितने तो दिए 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए बेटे, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, क्लोरीन को तो 1 ही चाहिए, तो ये तो सर गड़बड़ हो गई। अब क्या करें, इसका सोल्यूशन क्या निकालें? तो इसका सोल्यूशन एक काम करते हैं ना, कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो एक काम करते हैं ना, क्लोरीन हम 2 ले लेते हैं भैया, क्लोरीन हम 2 ले लेते हैं। तो क्लोरीन 2 ले लेंगे तो उससे क्या होगा सर जी, उससे ये होगा कि 1 क्लोरीन ले लेता 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 क्लोरीन कितने लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो यहाँ पर इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाले थे, तो क्लोरीन ने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, बैलेंस हो गया, काम बैलेंस हो गया। और यहाँ पर बाद में कितने बन गए, 2 Cl- बन गए। नहीं आया समझ में? सिंपल सी बात है, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, क्लोरीन को 1 ही चाहिए था, तो एक काम कर भैया, 2 क्लोरीन आ जाओ, ते को 1 दे देंगे, ते को 1 दे देंगे, मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ में ले लेंगे हम। ठीक है, चलो ये बात हो गई। अब फाइनली रिएक्शन हमें लिखनी है, तो फाइनल रिएक्शन हमें लिखनी है, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या बना, Mg+2 है हमारे पास, और क्या है, Cl-। तो चलो क्या करेंगे हमने लिया Mg, जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा, जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन आखिरी कक्ष में, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन को बना दिया 2 बिंदु से नीले वाले। ठीक है, नीले वाले मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन हैं। और क्लोरीन ले लिया हमने, क्लोरीन कितने हैं, 2 क्लोरीन है भैया, और दोनों के पास आखिरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों के पास आखिरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये मैग्नीशियम का 1 इलेक्ट्रॉन तो इस क्लोरीन को दे देगा, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा। ठीक है, और क्या बना लेगा, ये बना लेगा Mg, यहाँ पर Mg पर तो आएगा +2, Mg पर तो आएगा +2, और Cl पे क्या आएगा, Cl पे आएगा -। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास, पहले तो थे इसके पास 7, और 1 इलेक्ट्रॉन आया इसके पास मैग्नीशियम का। और ऐसे क्लोरीन कितने हैं, ऐसे क्लोरीन कितने हैं, ऐसे क्लोरीन हैं 2, तो क्या बन गया, MgCl2 बन गया, MgCl2 बन गया। क्लियर है बात सबको? फिर से बोलूँ एक बार, मैग्नीशियम के पास आखिरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो हमने 2 Cl ले लिए, 1 इलेक्ट्रॉन 1 Cl को, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl को, Mg+2 बना लिया, Cl ने माइनस बनाया, लेकिन Cl हमें Cl 2 थे हमारे पास, तो 2 ही बन जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया सोडियम क्लोराइड का निर्माण, पहले वाला जो हो गया वो सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो गया, और ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण। ठीक है, क्वेश्चन इसके ऊपर ऐसा आता है, क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा, क्वेश्चन कैसा आता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करा रहे हैं हम यहाँ पर, इसके इलेक्ट्रॉन निकाले इसमें डाल दिए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा NaO, अच्छा NaCl बनाया था ना हमने बनाया था NaCl। तो ये बोल रहा है कि Na2O और MgO का निर्माण करो, तो बना लोगे क्या, Na2O और MgO बना लोगे क्या। मैं एक बना दूँ, कौन सा, एक काम करता हूँ मैं Na2O बना देता हूँ,
और तुम MgO बना लेना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। जैसे हमने यहाँ पर बनाया ना, वैसे ही सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड बना देता हूँ, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन रहेगा हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 54 का क्वेश्चन नंबर 2 कर लेता हूँ मैं, उसका एक पार्ट कर लेता हूँ। ये नोट कर लो फटाफट से, रफ कर दूँ, रफ कर दूँ, रफ कर दूँ, ठीक है। टाइम क्या हो गया, टाइम तो है अभी, चलो। कौन सा क्वेश्चन कर रहा था मैं, पेज नंबर 54 पे, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का 2। चलो, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा हमें बनाना है Na2O और बनाना है MgO। तो Na2O मैं बना देता हूँ, तुम बना लेना MgO, ठीक है, क्योंकि Na2O थोड़ा टफ है ना, MgO आसान है, तुम बना लेना MgO, ठीक है। चलो, Na2O में क्या करेंगे, पहले लिखा सोडियम, इधर लिखा ऑक्सीजन, ठीक है। सोडियम लिखा, सोडियम क्या करेगा, सोडियम के पास है इलेक्ट्रॉन कितने, 2 8 1, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया मैंने 2 8 1। ऑक्सीजन का लिखो, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, 8 होता है। सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कितना होता है, 8 होता है। 8 होता है तो पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 6, ठीक है बात, ठीक है बात। चलो, सोडियम क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो देगा तो धनायन बना लेगा, देगा तो धनायन बना लेगा। ऑक्सीजन क्या चाहता है, ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को चाहिए ना 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको दिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन, कहाँ से दिए ये बात करेंगे, है ना। ऑक्सीजन को दिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया O-2 में, O-2 में, इसका मतलब इसके पास आ गए, अब लास्ट में पहले 6 थे ना, अब कितने आ गए, टोटल 8 आ गए। इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया था तो इसके रह गए 2 8, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि 2 इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से, जबकि इसने तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। तो मैंने वही बात बताई थी कि भैया ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक काम करो, 2 सोडियम ले, 2 सोडियम लोगे तो क्या होगा, उससे 2 Na+ बनेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और वही 2 इलेक्ट्रॉन फिर ऑक्सीजन को दे देंगे ताकि ऑक्सीजन का भी काम हो जाए, ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पर हमने लिखा सोडियम, सोडियम के पास था 1 इलेक्ट्रॉन इधर, सोडियम 2 है ना हमारे पास, सोडियम तो 2 है, तो सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन इधर बनाया हमने, इस सोडियम का, अच्छा इसको तो मैंने ब्लू से बनाया था ना, तो इसको ब्लू से ही बनाते हैं। सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन, साथ में कौन है, साथ में है ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन। आखिरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो बनाओ, यहाँ पर आखिरी कक्ष में इसके 1 इलेक्ट्रॉन था, मैंने 1 बना दिया। ऑक्सीजन के आखिरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, मैंने 6 बना दिए। होगा क्या, अब होगा क्या कि सोडियम जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, क्या बन जाएगा फिर, Na+ बना, कितने Na+ बने, 2 Na+ बने, ठीक है ना, ये 2 Na ना, 2 Na+। और ऑक्सीजन कितना बना, ऑक्सीजन बना -2, और इसके आखिरी कक्ष में 6 तो पहले ही थे, 2 किसके आ गए, 2 आ गए सोडियम के, और ये बन गया हमारा O वाला पार्ट, ठीक है। तो इस टाइप से हमने बना लिया Na2O, और इसी टाइप से हम क्या बना लेंगे, हम बना लेंगे Na2O बना लिया हमने, और इसी टाइप से तुम बना लोगे MgO। क्लियर है बात सबको। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, इसको नोट कर लो। स्टार्ट करते हैं अगला, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, ठीक है, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। चलो पहला देखो, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो,
आयनिक यौगिक मोस्ट इंपॉर्टेंट अलग होते हैं अपने अपनी कैटेगरी में, और इम्पोर्टेंट अलग होते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब वो तो पढ़ना ही है, और इम्पोर्टेंट मतलब नहीं पढ़ोगे तो भी थोड़ा काम चल जाएगा, लेकिन चलो, लेकिन आ सकता है, ठीक है। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म में पहला आता है भौतिक प्रकृति। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म में पहला आता है भौतिक प्रकृति। पहली बात तो ये होता है आयनिक यौगिक होते क्या हैं। तो अभी जो हमने पढ़ा ना NaCl, MgCl2, Na2O, MgO तो हमने होमवर्क में दिया है। तो वो सारे यौगिक जो बने ना, वो बने कैसे? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से। इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ उनमें? ट्रांसफ़र हुआ। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ ना, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से कौन सा यौगिक बनता है पता है? आयनिक यौगिक बनता है, ठीक है। तो वो सारे जो बने थे ना यौगिक, वो कौन से यौगिक बने थे? आयनिक यौगिक बने थे, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ था बेटा? ट्रांसफ़र हुआ था, ठीक है। तो वो यौगिक बने थे हमारे पास आयनिक यौगिक। तो आयनिक यौगिक हम पढ़ चुके। हम वो कैसे बनते हैं वो हमने देख लिया। आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं वो हमने देख लिया। तो अब हम उनके देख रहे हैं गुणधर्म, है ना, गुणधर्म देख रहे हैं। तो पहला है भौतिक प्रकृति। आयनिक यौगिक जो होते हैं उनकी भौतिक प्रकृति यानी कि वो कैसे होते हैं? वो होते हैं ठोस होते हैं और थोड़े से क्या होते हैं? कठोर होते हैं। ठोस होते हैं और क्या होते हैं? कठोर होते हैं। ये पूरा तुम्हें नोट्स में मिल जाएगा अच्छे से लिखा हुआ। मेरा काम क्या है बेटा? समझाने का काम है, तो मैं यहाँ पर अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। भौतिक प्रकृति, तो आयनिक यौगिक जो होते हैं वो ठोस होते हैं और थोड़े से कठोर होते हैं, ठीक है। ठोस होते हैं और थोड़े से कठोर होते हैं, ठीक है। ये ठोस होते हैं, थोड़े से कठोर होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? आयनिक आकर्षण है। एक धनायन है, एक ऋणायन है, तो उनके बीच में आकर्षण ज़्यादा है। और वो आकर्षण होने की वजह से ही ये कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, उस आकर्षण के कारण, ठीक है। इनके जो आयनों के बीच में क्या होता है? अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है, ठीक है। अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है। और इसलिए उनकी जो भौतिक प्रकृति है ना बेटा, भौतिक प्रकृति कैसी होती है? उनकी ठोस होती है, ठीक है। गलनांक एवं कथनांक के बारे में बात करें तो ठोस हैं और साथ साथ जो अंतर आयनिक आकर्षण बल है, ठीक है ना, उनके बीच में जो अंतर आयनिक आकर्षण बल है वो है, मतलब वो ज़्यादा है, ठीक है। उनके बीच में आकर्षण बल जो है वो अंतर आयनिक आकर्षण बल जो है, अंतर आयनिक मतलब आयनों के बीच, आकर्षण बल क्या है? ज़्यादा है। तो अंतर आयनिक आकर्षण बल ज़्यादा है तो उससे क्या हो जाएगा? उससे उन्हें हमें ज़्यादा तापमान देना पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए, उस बल को तोड़ने के लिए। तो इससे क्या होगा कि इनके गलनांक और कथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। मतलब कम तापमान पर ये गलते नहीं हैं, क्यों नहीं गलते? क्योंकि इनके बीच में आकर्षण बल ज़्यादा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उन्हें ज़्यादा तापमान देना पड़ेगा, और इसीलिए इनके गलनांक और कथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। इसीलिए इनके गलनांक और कथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या है? अंतर आयनिक आकर्षण बल है। उन्हें तोड़ना पड़ेगा, तो उन्हें तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा तापमान की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। भौतिक प्रकृति बता दी, ठोस होते हैं, थोड़े कठोर होते हैं। गलनांक कथनांक बता दिया, इनके गलनांक या कथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है? थर्ड है घुलनशीलता। घुलनशीलता की बात करें तो ये जल में तो घुलनशील होते हैं, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में घुलनशील नहीं होते हैं। क्लियर है बात सबको? आयनिक यौगिक जो होते हैं वो जल में तो घुलनशील होते हैं, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में घुलनशील नहीं होते हैं। लिखना चाहो तो इसको ऐसे मत लिखना, पेज नंबर 54 पर देख के लिख लेना। अगर तुम अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना रहे हो ना, तो पेज नंबर 54 से देख के लिख लेना, ठीक है। पूरा एज इट इज़ लिख लेना पूरा, ठीक है। बस लास्ट में जो 4th पॉइंट है वो बता दूंगा मैं कहाँ से कहाँ तक लिखना है, ठीक है। चलो, क्या बताया मैंने? हाँ, अब मैं बताया था घुलनशीलता। तो आयनिक यौगिक जल में तो घुल जाते हैं,
लेकिन किस में नहीं घुलते? केरोसिन और पेट्रोल में नहीं घुलते। केरोसिन और पेट्रोल में वो नहीं घुलते। आगे बढ़ते हैं, विद्युत चालकता। तो विद्युत चालकता की बात करें तो आयनिक यौगिक है ये, आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से इधर उधर बह सकते हैं, लेकिन कब बह सकते हैं? जब वो द्रव अवस्था में हो। तो द्रव अवस्था में तो विद्युत का चालन ये करेंगे, द्रव अवस्था में विद्युत का चालन ये करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं फिर आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना देना लेना चलता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन का देना लेना चलता रहता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से द्रव अवस्था में उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी किसी भी अंदर से पास होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चलो यहाँ पर हमने क्या देखा? विद्युत चालकता में अगर द्रव अवस्था में आयनिक यौगिक है तो वह विद्युत का चालन करेंगे, लेकिन ठोस अवस्था में वह विद्युत का चालन नहीं करने वाले हैं आयनिक यौगिक। क्लियर है बात सबको? तो आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करेंगे, द्रव अवस्था में विद्युत का चालन करेंगे। ठीक है, रिपीट करूं, भौतिक प्रकृति, ठोस और थोड़े कठोर। ठीक है, गलनांक एवं क्वथनांक इनके होते हैं उच्च, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इनके बीच में अंतर आयनिक आकर्षण बल ज़्यादा होता है और उसकी वजह से इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। घुलनशीलता की बात करें तो ये जल में तो घुलेंगे, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में नहीं घुलेंगे। ठीक है, चालकता की अगर बात करें तो द्रव अवस्था में तो विद्युत का चालन करेंगे, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करेंगे। और मैं क्या बता रहा था लास्ट में? मैं यह बता रहा था कि विद्युत चालकता में कहाँ से कहाँ तक लिखोगे तुम, तो तुम्हें बुक में मिलेगा पेज नंबर 1 2 3 4, पेज नंबर लिख देंगे मैंने, हाँ, 4th लाइन में, 4th लाइन में लिखना तुम ठोस अवस्था से लेके लास्ट तक। वहाँ लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें ठोस अवस्था, तो ठोस अवस्था से लेके लास्ट तक लिख लेना। ठीक है, क्लियर है बात सबको? और भौतिक प्रकृति में पूरा लिखना है, गलनांक क्वथनांक पूरा लिखना, घुलनशीलता भी पूरा लिखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक। ठीक है, सॉरी, आयनिक यौगिकों के ये हो जाएगा गुणधर्म हो जाएंगे। ठीक है, चलो, और कुछ तो नहीं बच रहा है इसमें, मैं देख रहा हूँ, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ छूट तो नहीं रहा है? नहीं छूट रहा है। क्वेश्चन भी आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कौन सा? कि आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं? ठीक है ना, आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं, क्वेश्चन भी बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं? सिंपल सा, उसमें हम लिख सकते हैं कि उनके बीच में अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है और उसको तोड़ने के लिए हमें वहाँ पर ज़्यादा ऊर्जा देने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। क्लियर बात सबको? ठीक है, चलो ठीक है। अब हम पढ़ते हैं धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति, धातुओं की प्राप्ति कैसे की जाती है? कैसे एक धातु को ज़मीन में से निकाला जाता है और फिर उसे धातु को ज़मीन में से निकाला जाता है तो वो पूरी हमें धातु जो है वो शुद्ध अवस्था में मिलती है या फिर कुछ उसके अंदर कुछ अशुद्धियाँ मिली हुई होती है ना। तो धातु जो है ना वो हमें पूरी एकदम शुद्ध नहीं मिलती है, उसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली होती है। कभी कभी धातु जो है ना उसका ऑक्साइड मिल जाता है, हमें ऑक्साइड मिल जाता है, सल्फाइड मिल जाता है, तो हमें उससे फिर धातु निकालनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें काम में आएंगी धातुओं की प्राप्ति के अंदर। जैसे कि हम धातु को निकालने बैठे, हमने
बड़ी बड़ी माइंस में क्या होता है, बड़ी बड़ी माइंस में क्या होता है, खुदाई होती है। और खुदाई होती है तो अंदर धातु खोजने के चक्कर में मतलब धातु खोदने के चक्कर में खुदाई की जाती है। तो खुदाई की जाती है तो वहाँ पर जैसे कि हम मान लो हम कॉपर की माइन में चले गए, ठीक है। कॉपर की माइन में चलेंगे तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि वो खोद रहे हैं तो वहाँ पर कॉपर ही निकल रहा है पूरा। वहाँ पर कॉपर के साथ पहले तो मिट्टी है उसमें आ जा रही है, रेत आ जा रही है उसके अंदर, तो उसको निकालने का अलग तरीका होता है, ठीक है ना। उसको निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। और फिर उसके अंदर से जो अगर वो उसका ऑक्साइड मिला, अगर कॉपर नहीं मिला ना, उसका ऑक्साइड मिल गया, मतलब कॉपर ऑक्साइड मिला हमें, या फिर मिल गया कॉपर सल्फाइड, तो फिर उससे हम कॉपर कैसे निकालेंगे। और निकालेंगे तो सबसे सस्ती मेथड क्या होगी, है ना, सबसे सस्ती मेथड क्या होगी। ऐसा नहीं कि भैया निकाल रहे हैं तो निकालने में इतना ज़्यादा पैसा लग गया कि फिर उसको बेच ही नहीं पा रहे हम, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, धातुओं की प्राप्ति यानी कि धातु कर्म के अंदर आती है। धातु कर्म बोलते हैं हम उसको, नाम क्या बोलते हैं, धातु कर्म, इंग्लिश में बोले तो मेटलर्जी, ठीक है ना। धातुओं की प्राप्ति, धातु कर्म, मेटलर्जी, ठीक है, मेटलर्जी, मेटल एलर्जी नहीं, मेटलर्जी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि कौन कौन सी धातुओं के कौन से, मतलब जैसे कि हम निकाल रहे हैं आयरन, तो आयरन का सल्फाइड मिलेगा कि ऑक्साइड मिलेगा, माइन में क्या मिलेगा, उसका सल्फाइड मिलेगा, ऑक्साइड मिलेगा। और उसे निकालेंगे तो फिर कौन सी विधि अपनाएंगे, ठीक है ना। और लास्ट में फिर हम उसको और हमें शुद्ध करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो वो सारी विधियाँ इसके अंदर आने वाली है, धातुओं की प्राप्ति के अंदर आने वाली है, ठीक है। पहले क्या करेंगे फिर बाद में क्या करेंगे, है ना, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। और इस टाइप से हम पूरी धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करेंगे। बहुत सारी विधियाँ अपनाने के बाद पहले हमें उसमें से रेत हटाएंगे, मिट्टी हटाएंगे, वो उसका तरीका, उसको क्या बोलेंगे, उस तरीके को क्या बोलेंगे। फिर बाद में उससे फिर धातु निकालेंगे, फिर कुछ अशुद्धियाँ रहेगी तो फिर उससे अलग निकालेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। पढ़ाई करते रहो बेटा, ठीक है, बाय बाय।